हेलो बच्चों, वॉइस चेक। provides advanced हेलो। वॉइस कोई बच्चा बताएगा कि ठीक आ रहा है? हेलो बच्चों। परफेक्ट। तो वेलकम टू दिस सेशन बाय टीम कंपटीशन। काफ़ी दिनों से बच्चों की इंक्वायरी था जब से सीबीएसई का रिजल्ट आया है कि कुछ बच्चों का किसी भी रीज़न की वजह से दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू देयर एक्सपेक्टेशन, या फिर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हमें 75% का एक क्राइटेरिया पहले होता था जो 2 साल से जेई ने हटा दिया है। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए, तो मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जितने भी मैसेज ले सकता था उनके आंसर देने की कोशिश की। बट देन आई फेल्ट कि ये तो एंडलेस चीज़ है और बच्चे पूछते ही जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि प्रिपरेशन हमें इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारे एग्ज़ाम देने चाहिए या फिर कुछ सब्जेक्ट ही देने चाहिए, अगले साल जेई 75% का लगाएगा या नहीं लगाएगा। तो ये वैलिड कन्फ्यूज़न भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट के लिए जाएंगे उनका किसी ना किसी वे में थोड़ा बहुत जेई का जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही होगा। तो अब ये उनको जिसे बोलते हैं ना ट्रेड ऑफ है बिटवीन जेई का परफेक्ट प्रिपरेशन और जो रिस्क लेने वाली चीज़ होगी वो। मैंने तो बच्चों को ये बोला है कि अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम तो भर ही दें और उसके बाद अगर जेई का नोटिफिकेशन मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर तक आ जाएगा, उसमें अगर वो 75% इन्फोर्स करते हैं तो फिर अगले साल इम्प्रूवमेंट दे देना, वरना मत दे देना। ठीक है, वरना छोड़ दो। अगर मान लिया 70-75% तक है, रेस्पेक्टेबल है, एंड इफ यू आर हैप्पी विद इट, देन वाई टू बॉदर अबाउट इट। ठीक है। बट अगर बाई चांस एनटीए वालों को कोई भरोसा नहीं है, वो वापस 75% लगा भी सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमने अपने साथ जो एक्सपर्ट हैं उनको इनवाइट किया है और उनको तो मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा। उससे पहले कपल ऑफ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। ये जो सेशन है इसका सोल पर्पस बच्चों की हेल्प करना है। ठीक है, इसमें मतलब किसी भी तरह का ये नहीं कि वी वांट टू पुश समथिंग। वो तो ऐसा हो कि एक क्वेश्चन का आंसर, रेपिटेटिव आंसर कई बार देने की बजाय एक सेशन में सब बच्चों का आंसर ले लें। तो इसका सोल पर्पस क्या बोलते हैं, बच्चों का हेल्प करना है। कुछ भी स्टेप लेने से पहले आई विल से कि ये जो तुम्हें जो भी यहाँ पे ज्ञान मिलेगा उसको जरूर एक बार वेरीफाई करें और फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। मतलब और भी जगह से आप पता कर सकते हैं। व्हेन यू आर फुल्ली कन्विंस देन यू शुड टेक एनी स्टेप रिगार्डिंग दिस, क्योंकि ये पूरा ऑफकोर्स करियर का सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों के लिए वो ये है कि विल जेई मेन रिक्वायर 75% नेक्स्ट ईयर। अगले साल क्या जेई मेन या जेई एडवांस जैसा पहले होता था 75% इन्फोर्स करेगा या नहीं करेगा? तो देखो, एक बात है लॉजिकल और दूसरा बात है कि पता नहीं एनटीए क्या करेगा। लॉजिकल बात यह है कि इस साल 75% का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। ठीक है, उसका जो भी रीजन था, उन्होंने कोरोना था जिसकी वजह से एग्जाम प्रॉपर नहीं हो पाए। तो जिस बच्चे ने 2022 में एग्जामिनेशन दिया है उस बच्चे के लिए तो सारी सिचुएशन सेम ही था। तो अगर इस साल इन्फोर्स नहीं किया तो अगले साल भी उस बच्चे को तो कम से कम छूट मिलनी ही चाहिए। अगर मेरे से पूछोगे तो मेरी पर्सनल हंच है कि शायद 75% अगले साल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो सेकंड, जिसे बोलते हैं इफ, सेकंड वाला चीज ये होगा कि जो 2022 में जिस बच्चे ने 12th दिया है उनके लिए एग्जाम्शन होना चाहिए लॉजिकली। अब एनटीए क्या करता है वो उसके ऊपर है। बट इन स्पेक्यूलेशन पे हम रिस्क तो नहीं ले सकते अपने कैरियर के साथ, या बहुत सारे बच्चों ने अगर फुल तैयारी की और लास्ट में कुछ पंगा हो जाए तो इस तरह का रिस्क तो नहीं ले सकते। तो हमें कोई एक बैकअप स्ट्रेटजी तो रखनी ही पड़ेगी। अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे, मेरे हिसाब से जिसने 2022 में एग्जामिनेशन दिया है उसको एज सच कोई खास प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मतलब या तो उसको एग्जाम कर देंगे या फिर 75% सभी के लिए हटा देंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसमें अच्छा, इसका फॉर्मेट ये होगा कि जो भी हमने गेस्ट को इनवाइट किया है उससे आई विल उनसे सॉरी आई विल आस्क कपल ऑफ क्वेश्चन जो बच्चों ने मेरे से पूछे हैं। बेसिकली उन्हीं क्वेश्चन को मैंने कोलेट करके मैं अपने गेस्ट से वो क्वेश्चंस पूछूंगा जिसमें से आपकी मैक्सिमम क्वेरीज सॉल्व हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है हमारे गेस्ट के लिए तो आप वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बट वो एक बार जब ये वाला साइकिल रन हो जाएगा, जो मेजर प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा वो एक बार हम सॉल्व कर दें, या वो एक बार हम सारे क्वेश्चंस ले लें, उसके बाद यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस।
और लास्ट में अपना जेई से रिलेटेड जो भी पर्सपेक्टिव होगा दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. दिस इज द फ्लो ऑफ दिस लाइव सेशन. तो लेट्स स्टार्ट. इस पे आने से पहले अब मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. हमारे साथ हैं चिरंतन जी, जिनका एनआईओएस से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी लंबा अनुभव है. तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे बच्चों के थोड़ा सा इनलाइटन कीजिए एनआईओएस से रिलेटेड भी, क्योंकि एनआईओएस इज़ वन ऑफ द वाइबल ऑप्शन जो भी इस तरह की सिचुएशन है 75% वाली. और बिकॉज वो इसी फील्ड से हैं तो उनको सीबीएसई से रिलेटेड भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है. तो मैं अब उनको आमंत्रित करना चाहूँगा. आइए सर. First of all, thanks a lot for having for giving us this much time. नहीं, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी. अच्छा, सभी को मेरा हेलो और स्टार्ट करते हैं. हाँ जी. तो सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पोज करूंगा जो भी बच्चे ने मेरे से पिछले मतलब 3-4 दिन पहले रिजल्ट आए उसी के बाद प्राइमरीली पूछे हैं. ठीक. तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो सीबीएसई के हैं, तो सीबीएसई से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. जब वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम एनआईओएस पे आते हैं. तो जैसे इम्प्रूवमेंट का जैसे हमारी अभी बात हो रही थी, आपने बोला कि लास्ट ईयर तक ऐसा था कि अगले साल ही इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, बट कोविड को देखते हुए शायद सीबीएसई ने इस बार ऐसा भी किया कि इस साल भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और नेक्स्ट ईयर भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं. तो इन दोनों में थोड़ा फर्क क्या है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से? 2019 तक हम जानते हैं कोविड नहीं था. ठीक. तब तक इम्प्रूवमेंट का स्कीम फाइनल था कि आप करंट ईयर में इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं. जो सक्सेडिंग ईयर है, जो नेक्स्ट ईयर है, उसी में आपको इम्प्रूवमेंट का एग्जाम अपीयर करना है. बट ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन नहीं हो पाया, ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑफलाइन नहीं जा पाए, तो उन्हें एक्स्ट्रा चांस दिया है कि अगर आप अपने जो करंट रिजल्ट हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 2020 में भी और 21 में हमने दोनों बार देखा कि इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हैं. वही इस ईयर भी है. ओके. आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम इसी साल कंडक्ट होगा सीबीएसई में, जिसकी डेट अब आने वाली है. रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं 1 अगस्त से, जो आप अगस्त में ही दे सकते हैं. तो इम्प्रूवमेंट आप इस साल भी दे सकते हैं एंड उसी पेपर का इम्प्रूवमेंट आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं. मतलब अगर शायद इसमें एक अंतर यह है कि इस साल केवल एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप मोर देन वन दे सकते हैं. तो जैसे अगर किसी बच्चे के फॉर एग्जांपल मैथ्स में कम मार्क्स रहते हैं तो अब उसके दिमाग में यार हो गया यार अभी इतनी मेहनत करके तो मान लिया मैं 50 मार्क्स लाया तो अगले एक महीने में कौन सा तीर मार लेंगे. तो ऑप्शन तो खुला ही है. मतलब मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट तो जरूर देना चाहिए. और उसके बाद भी अगर कोई शक है तो अगले साल फिर दोबारा दे सकते हैं. तो इम्प्रूवमेंट हम कितनी बार दे सकते हैं वैसे? मैक्सिमम 2 टाइम्स. वो भी इस बार है ड्यू टू कोविड, वरना आपको एक ही चांस मिलता है नेक्स्ट. अच्छा. ठीक है. तो इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट? हाँ, ये तो वैसे मैंने अभी जस्ट बोल दिया कि अगर अभी इसी साल इम्प्रूवमेंट लेना है तो एक सब्जेक्ट और नेक्स्ट ईयर में मोर देन वन यू कैन डू. मोर देन वन मैक्सिमम 4. मैक्सिमम 4. ओके. इफ मार्क्स आर लेस देन विच मार्क्स विल बी कंसीडर्ड? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि मान लिया मैंने मैथ्स में इंप्रूवमेंट दिया, अभी मेरा मार्क्स 60 है और इंप्रूवमेंट देने के बाद मान लिया 50 हो गया, तो ये 50 और 60 में से कौन सा कंसीडर होगा? ये जो क्वेश्चन था ये कोर्ट में भी आ गया था. अच्छा. तो कोर्ट ने ये कहा कि जो स्टूडेंट फेवर चाहता है कि वो लास्ट ईयर वाला चाहे या इस वाला चाहे वही काउंट होगा. मतलब अगर 60 बेटर मार्क्स हैं तो 60 काउंट होगा. ऐसे नहीं कि अभी डिडक्ट होकर 50 हो जाएंगे. अच्छा. बेटर ऑफ द 2 विल बी काउंटेड. ये मतलब कोर्ट की रूलिंग है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है. आप चाहे तो जाके उसमें चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो कि ये वाली जो स्कीम है कि आपने इंप्रूवमेंट दिया ये सीबीएसई के ऊपर ही है. हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट दिया या रीचेकिंग अप्लाई किया वो पास की जगह फेल हो गए. अच्छा. तो उन्होंने लगाया वापस उस पर रीट लगाया कि आप नहीं, हमें ऐसे ना करें. अच्छा. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपना ओल्ड रिजल्ट चाहते हैं तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं. अच्छा. ठीक ये है. पर्टिकुलरली फॉर सीबीएसई. अच्छा. तो ये मतलब सेफ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मार्क्स कम हो जाए तो कुछ गड़बड़ हो गया. ऐसा यू शुड टेक दिस चांस. ठीक है. तो एक बार मैं बच्चों से जरूर बोलूंगा जिनको लगता है कि इंप्रूवमेंट देने के बाद जिनको ये डर रहा है कि कम ना हो जाए क्योंकि आउट ऑफ टच भी हो गए होंगे, तो एक बार ये जो कोर्ट की जो रूलिंग है वो एक बार जरूर चेक कर लें. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाउ मेनी टाइम्स कैन आई अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट? ये इसका आंसर हम दे चुके हैं. ठीक है. कंपार्टमेंट दिस ईयर वर्सेस नेक्स्ट ईयर, मतलब अगर किसी बच्चा बाई चांस किसी भी रीजन से वो अगर वो फेल हो गया है तो एक तो वो कंपार्टमेंट इस साल दे सकता है, अगले साल भी दे सकता है क्या कंपार्टमेंट? पहले वही दे सकता है जो एक में फेल है. हाँ बिल्कुल ठीक है ना. पहले बच्चों को ये क्लियर हो कि वो जो एक में फेल है वही कमिटमेंट बैठ सकता है. कंपार्टमेंट एग्जाम इस साल भी होगा और नेक्स्ट ईयर भी होगा. दोनों टाइम ही कैन ऑप्ट. अच्छा. बट नेक्स्ट ईयर में
जो अप्लाई करेंगे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट उनको अप्लाई करना होगा कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट के लिए। तो अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो ही तभी वो compartment- कंपार्टमेंट दे हाँ। सकता है, अगर एक से ज्यादा में दिया है तो फिर उसको दोबारा करना पड़ेगा, हाँ, तो रिपीट ही होगा उसका। तो रिपीट होगा। और अगर एक साल कंपार्टमेंट अभी दिया और वो मान लिया फिर भी पास नहीं हो पाया, He तो has the नेक्स्ट chance ईयर, for next year। नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो उस बच्चे के लिए जो फेल हो गया होगा, जो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। कैन वी अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट इन ए सब्जेक्ट विद ग्रेटर मार्क्स? मतलब जैसे मान लिया किसी बच्चे का मैथ्स में 50 मार्क्स आया है, मैथ तो मैं ऐसी फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिजिक्स में मान लिया 70 मार्क्स आया है, हाँ। और उसका टोटल 75% क्रॉस नहीं हो रहा है, और मैथ में वो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, उसे नहीं लगता कि उसका 50 से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। हो सकता है कि उसकी फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो, वो ये सोचे कि मैं फिजिक्स में तो 70 के 80 ला सकता हूँ। तो काफी हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, 2-3 मार्क्स चाहिए, तो वो जिसमें ज्यादा मार्क्स है उसमें अपीयर हो सकता है। बिल्कुल दे सकता है, ही कैन आउट फॉर एनी सब्जेक्ट। अच्छा, मतलब सीबीएसई की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कम मार्क्स वाले में इंप्रूवमेंट देना, जिसमें भी आप पास हैं उस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। कैन वी अपीयर इन एनआईओएस फॉर 1, 2, 3 सब्जेक्ट? अच्छा, अब मैं एनआईओएस पे आ जाता हूँ। एनआईओएस पहला चीज तो सुनते समय सबसे पहले दिमाग में आता है कि इज इट लेजिट, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई फेक स्कीम हो, क्या है ये? मुझे 1 मिनट आप अगर एनआईओएस बिल्कुल, एनआईओएस के बारे में आप पहले बता दीजिए। एनआईओएस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। एमएचआरडी सेंट्रल गवर्नमेंट 2 बोर्ड चलाती है, वन इज सीबीएसई एंड अदर वन इज एनआईओएस। तो क्वेश्चन ये आता है कि 2 बोर्ड की क्या जरूरत है जब एक ही बॉडी का है? बिल्कुल। सीबीएसई में आपको रेगुलर स्कूलिंग जानी होती है, और अगर हम एनआईओएस की बात करें तो आपको सेल्फ स्टडी से करना होता है, आपको स्कूल में कहीं नहीं जाना, आप खुद ही पढ़ाई करते हैं। आपके पास में कुछ सेंटर्स अलॉटेड होते हैं, आप उसमें चाहें तो कुछ डाउट पूछ सकते हैं, बाकी मोस्टली यू हैव टू प्रिपेयर बाय योर ओन। ठीक है। बोथ आर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम जब मार्कशीट देखते हैं ना उसकी, इट इज क्लियरली रिटन दैट इट इज अ बॉडी अंडर एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मार्कशीट पे क्लियरली भारत सरकार लिखा आता है, तो ये 100% लेजिट है और अनचैलेंजेबल है कहीं भी। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्या ये इंप्रूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे मेजर जो ये हमारा सेशन है वो उन बच्चों के लिए है जो 2023 जेई की तैयारी कर रहे हैं, अभी नहीं पता कि 75% अगले साल इनफोर्स होगा या नहीं होगा, उनका 75% नहीं है, मेजर क्वेश्चन ये है। तो वो अगर इंप्रूवमेंट देना चाहें तो वो एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कब होगा, या सभी में दे सकते हैं। अगर मान लिया एक सब्जेक्ट में दिया तो मार्कशीट कैसे आएगा उसका, ये सारी बातें आप एक बार बता दीजिए। अभी जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, हाँ। दे हैव ऑलरेडी क्लियर देयर क्लास 12th, हम्म, वो क्लास 12th पास है। तो अगर वो क्लास 12th पास हैं और अगर वो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो उनको मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स यहाँ परमिशन मिल सकती है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन उनके पास सीबीएसई में था, तो वो कोई भी 4 सब्जेक्ट्स से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एनआईओएस के साथ। एनआईओएस के साथ। ठीक है। अब इंप्रूव कर रहे हैं आप, तो आपके पास कंप्लीट मार्कशीट तब आती है जब आप 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हैं, ओके, तभी आप उसको आप एक कंप्लीट मार्कशीट मानते हैं। ठीक है। क्योंकि आप पार्शियल एग्जाम दे रहे हैं, आइदर 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो आपके पास एक कंप्लीट मार्कशीट नहीं आएगी। ओके, आपके पास एक लिमिटेड मार्कशीट आएगी। जैसे आपने सिर्फ फिजिक्स में इंप्रूवमेंट दिया, हाँ। तो सिर्फ फिजिक्स की मार्कशीट आएगी। ओके। अब सिर्फ फिजिक्स की मार्कशीट से तो आप कहीं एडमिशन ले नहीं सकते सर। तो हमें क्या करना होगा, आपकी जो पास्ट मार्कशीट है, जो सीबीएसई की मार्कशीट है, और इस मार्कशीट को दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा जहां भी आपको एडमिशन लेना है। अच्छा, तो ये मतलब वैलिड है, 2 मार्कशीट चलता है एक साथ आईआईटी में? सर इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो, अगर किसी और बोर्ड में जाना चाहते हैं तो 2 ही लगानी पड़ेगी आपको। अच्छा, मतलब ये आईआईटी जेई में एक्सेप्टेबल होगा? एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी बीच में ये चैलेंजेबल हो गया था कोर्ट में। अच्छा, कि भाई आप किसी और बोर्ड में का क्राइटेरिया अलग है, आपका अलग है। तो अभी इसका नीट पे बेसिकली केस चल रहा है। ओके। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि नेक्स्ट ईयर ये केस में क्या होगा। तो अभी जुडिशियल है ये, तो जुडिशियल पे आप और मैं कम ही बोलें तो ज़्यादा ठीक है सर। ठीक है, तो मतलब जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, थियोरेटिकली अब तक ऐसा होता रहा है कि अगर मान लिया किसी बच्चे का सीबीएसई में 75% नहीं आया और उसके एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं, तो वो एक सब्जेक्ट एनआईओएस से दे सकता है, और एनआईओएस से देने के बाद उस सब्जेक्ट के मार्क्स प्लस सीबीएसई की मार्कशीट मिला के वो ये बोल सकता है कि मेरा 75% क्रॉस। दोनों मार्कशीट वो एक साथ ही लगाएंगे। हाँ, और पास्ट में आपने बोला कि ऐसा आईआईटी में लोगों ने किया है। हाँ 100%। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो साइंस बायोलॉजी के हैं, हाँ, और उन्होंने नीट बहुत बार ट्राई कर लिया है। अब वो लगता है मुझसे नीट नहीं हो रहा, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो वो पूरी पढ़ाई तो 11th 12th की नहीं कर सकते कि 11th में पहले साइंस पीसीएम लें, फिर 12th में पीसीएम लें। तो एक स्कीम होती है जिसे हम कहते हैं एडिशनल स्कीम। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर दें, तो आपने कहा ना 1 सब्जेक्ट, हाँ, तो आप सिर्फ 1 सब्जेक्ट का पेपर दें। ठीक है, और अपनी सीबीएसई की मार्कशीट प्लस मैथमेटिक्स की सिंगल सब्जेक्ट की मार्कशीट लगाकर आप
यू आर एलिजिबल फॉर जेई मेंस और एडवांस। ठीक है। तो इसमें मेरे को ये समझ में आया कि थियोरटिकली अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बट कोर्ट में नीट का कोई ऐसा कोई केस चल रहा है, तो फ्यूचर में वी आर नॉट वेरी श्योर कि क्या हाँ होगा। जुडिशियल मैटर में वी आर नॉट श्योर। हाँ, तो सेफर साइड ये रहेगा कि हम पूरा ही एग्जाम हाँ एनआईओएस से देते, तो एनआईओएस से एक मार्कशीट आ जाएगी जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट लिखे होंगे, हाँ और उसमें अगर 75% क्रॉस है फिर तो कोई उसको चैलेंज कर ही नहीं सकता। इस ये परसेंटेज का अभी अपन आगे और बात कर लेते हैं हाँ कि बिल्कुल। एनआईओएस में 75% लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ हाँ, है ना? क्योंकि आईआईटी में 2 क्राइटेरिया हैं, मतलब क्राइटेरिया थे, अभी तो कुछ है ही नहीं, या तो आपका 75% टोटल में 75% से ज्यादा हो, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल हो। करेक्ट। अच्छा, इसी बात पे मेरे को याद आया, क्योंकि एनआईओएस में मैं भी जब बच्चों को बोलता हूँ तो बच्चों को कम दिक्कत होती है, पेरेंट्स को ज्यादा दिक्कत हाँ होती है। हाँ उनको लगता है कि ये पता नहीं किस फ्रॉड सी स्कीम के बारे में बता रहे हैं, कि ऐसा क्या होता है कि ये जाके विदाउट क्लास किए हुए एग्जाम दे दो। तो इसीलिए हमने एक जैसे टॉप 20 परसेंटाइल वाली जो चीज है, वो आईआईटी में टॉप 20 परसेंटाइल क्या कंसीडर किया गया था, उसका एक हमने डॉक्यूमेंट निकाला है। 1 मिनट में उसको दिखा देता हूं। हाँ, ये आ गया हमारा। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा है। ये है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, सीसैट। सबको पता होगा जो भी जेई की तैयारी कर रहा है, दिस इज मतलब पूरा लेजिट है। और इसमें 24वें नंबर पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा। तो नोएडा तो इसलिए क्योंकि नोएडा से गवर्न होता है। यस। तो इसमें इन्होंने मार्क्स दे रखे हैं 2017, 18 और 19। अब लेटेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 2 साल से ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। 2020 में कोरोना की वजह से, 2021 में ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं था, इसलिए लेटेस्ट नहीं है। अदरवाइज 500 में से कितने मार्क्स आने चाहिए टॉप 20 परसेंटाइल में आने के लिए, उसी का ये मार्क्स दे रखे हैं। और मैं एक बहुत रफ सा आइडिया दे सकता हूँ, मतलब इसको तुम भी ढूंढ सकते हो अपने आप नेट पे डाल के ना, टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया बहुत लोगों ने दे रखा है, बहुत सारी वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा। यही डॉक्यूमेंट उन्होंने कॉपी किया है बेसिकली, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो इसमें 24 नंबर पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में 348 मार्क्स है टॉप 20 परसेंटाइल। 348 मतलब लगभग 70% के आसपास ये बैठेगा जनरल कैटेगरी में। फिर ऐसे ही इधर आ जाएगा। तो अगर ये तो मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अगर एनआईओएस लेजिट नहीं होता तो ये वाला डेटा यहाँ पे नहीं होता। तो मैं ये एक बार ये बताना चाहूंगा, इट इज परफेक्टली लेजिट। पॉइंट ये है कि ये जो 30 बोर्ड्स हैं हाँ जी। ये अनचैलेंजेबल हैं और सभी जगह वैलिड है, इसलिए ये जोसा की वेबसाइट पर है। ठीक तो है। अगर आप इन किसी भी 30 बोर्ड्स में करते हैं, नॉट पर्टिकुलर एनआईओएस, तो आप हर जगह हर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। इसमें एनआईओएस का भी नाम है, ये एक प्रूफ है कि ये हर जगह वैलिड है। ठीक है, मतलब आगे चल के अगर मान लिया किसी को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बोर्ड मतलब बीएससी करनी है, कुछ भी करना तो हो। भी वैलिड है आगे हाँ, चल के हर तरह का। नंबर 2, आप ये देख सकते हैं कि बोर्ड्स में परसेंटेज का कितना फर्क है। एक बार आप अगर इसको यूज कर लें, हाँ हाँ, सीबीएसई का आप एक बार मार्क बता दें। इसमें सीबीएसई सबसे ऊपर ही है, हाँ 431 मार्क्स। तो मतलब 20 परसेंटाइल ये 86 के आसपास आएगा। हाँ और जो अभी हमने बताया था वो 70 के आसपास आ गया। मतलब 86 हम छोड़ दें, हमें तो 75 से मतलब है, हाँ क्योंकि 75 से भी कंपेयर करें तो इसमें 70% के आसपास आ रहा है एक पर्टिकुलर जगह। बाकी साल थोड़ा सा और कम था वैसे, हाँ 70% से भी थोड़ा रिलेटिवली कम था। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस कि यहाँ पे परसेंटेज लाना रिलेटिवली ईजी है। अब ये मतलब शायद किसी को लगे कंट्रोवर्शियल है, बट ओपनली हम बोल सकते हैं कि केरला बोर्ड में परसेंटेज लाना वर्सेस यूपी बोर्ड में परसेंटेज लाने में अंतर है। अब ये तो सब कुछ लेजिट ही है। केरला बोर्ड में बड़े आराम से मार्क्स आ जाते हैं जैसा मैंने सुना है, और यूपी बोर्ड में और बिहार बोर्ड में स्पेशली बहुत डिफिकल्ट है मार्क्स लाना। ये तो आपको इसमें भी दिख जाएगा। हाँ, इसमें भी बच्चे कंपेयर कर सकते हैं आराम से अपने आप। जैसे यूपी बोर्ड में इट इज ओनली 355। हाँ, यूपी बोर्ड में केवल 355 का मतलब क्या है, वही 71% के आसपास आता है मार्क्स। तो अब इस पे वापस आ जाते हैं। तो हाँ, इसमें हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि एनआईओएस से अगर आप चाहो तो एक बार, 2 बार, एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्योंकि 5वें सब्जेक्ट में अगर दे दिया फिर तो पूरे एग्जाम दे दिया, फिर इंप्रूवमेंट जैसी कोई चीज नहीं बची। बट थोड़ा सा इसमें एक कैच है कि अभी तक तो वैलिड था, बट अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो अगर कोई बच्चा 100% श्योर होना चाहे तो वो सारे एग्जाम दे सकता है रादर देन इंप्रूवमेंट। इस साल भी कंफर्म नहीं है और नेक्स्ट ईयर भी कंफर्म नहीं है कि अभी जुडिशियल है, दोनों ही मैटर। हाँ ठीक है, बिल्कुल।
नेक्स्ट इज एनआईओएस दिस ईयर वर्सेस नेक्स्ट ईयर। वैसे डिफरेंस बता चुके हैं। हाँ, एनआईओएस दिस ईयर का मतलब क्या है कि इस साल तो बच्चा सारे एग्जाम नहीं दे सकता, हाँ। क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन की डेट जा चुकी है। मार्च में बताया आपने, मार्च के 31st लास्ट। March was the last date if you want to appear for all the exams. ओके, तो अगर बच्चा अगले साल सारे एग्जाम में करना चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन की लेट से लेट कब तक कर सकता है? September 15. सितंबर 15 with the late fees of 700. 700, मतलब उसमें यह है कि 31 जुलाई तक तो आप नॉर्मल Normal, फीस में कर सकते हो। हाँ। नॉर्मल फीस वैसे कितना है, अगर आप थोड़ा सा? अगर टोटल फीस हम मैच करें, हाँ जी। रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस सब मिलाकर इट इज अराउंड 7000. 7000, तो अगर 5 सब्जेक्ट में देना है तो 7000 के आसपास फीस है। अच्छा, जैसे ये तो आपके स्कूल का हो गया, ये पैन इंडिया लगभग इतना ही है? किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में यही अच्छा, वैल्यू है। यही है। हाँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी सब जगह एक ही रहता है पूरे इंडिया में। ओके, तो अगर आप सभी सब्जेक्ट में देना चाहें अगले साल जो एग्जाम अप्रैल में होगा, हाँ, तो उसका फीस 7000 के आसपास है। और अगर आप 15 दिन बाद और रजिस्ट्रेशन कराओगे तो थोड़ा सा 200 रुपये 200 शायद रुपये आपको बढ़ और एक्स्ट्रा लग जाएगा। और लास्ट टू लास्ट कितना बताया आपने? 700 लेट फीस लास्ट है जो 15 सितंबर तक है। ठीक है, 15 सितंबर तक आप अपना मन बना सकते हो अगर एनआईओएस में जाना है तो। और उसमें 700 एक्स्ट्रा फीस लगेगी, मतलब लगभग 8000। हाँ, 7, मतलब मैक्सिमम 8000। हाँ, लगभग 8000 में आप सारे सब्जेक्ट दे सकते हो। और एक बार मान लिया मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, डर के मारे, मेरा भी 72% है, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अक्टूबर में मान लिया इसका नोटिफिकेशन आ गया जेई मेंस का, उन्होंने बोला कि हमें नहीं चाहिए 75%। अब बच्चा नहीं देना चाहता, वो तो अपना केवल पढ़ाई जेई की करना चाहता है, तो इसमें बोर्ड 2 बार फीस लेता है। वन इज रजिस्ट्रेशन फीस एंड अनदर इज एग्जाम फीस। हाँ, अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, विच इज अराउंड 3500 टू 4000। ठीक है, एग्जाम फीस यू हैव टू पे टिल दिसंबर। टिल दिसंबर, ओके। अब जैसे आप कह रहे हो अक्टूबर में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, तो यू विल गेट द टाइम टिल 30th नवंबर। 30 नवंबर, और आपको लगता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी, तो आप एग्जाम फीस मत भरिए, ठीक है। और है तो देन यू कैन गो फॉर इट। हाँ, तो अब मैं बच्चों को समझा देता हूँ जैसा मेरे को समझ में आया कि अगर एनआईओएस वाला ऑप्शन आपको रखना है कि अगले साल पता नहीं जरूरत पड़े या ना पड़े, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। टोटल जो कॉस्ट है वो लगभग 8000 के अराउंड है अगर आप 15 सितंबर तक जाते हो। मतलब अभी तो जुलाई चल रहा है, फिर अगस्त हो गया, फिर सितंबर 15 तक आप करा सकते हो विद लेट फीस, दैट इज अराउंड 700। तो ये टोटल लगभग 8000 हो गया। अब 8000 में भी अभी रजिस्ट्रेशन कराने का आप लगभग 3-4 हजार के आसपास खर्चा हो गया। और उसके बाद 30 नवंबर तक आप वेट कर सकते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जाना ही जाना है, तो फिर आप एग्जाम फीस और जो 4000 लगेगा, 4000 मतलब आउट ऑफ दीज 8000 मैं बोल रहा हूँ, उसके एडिशनल कुछ नहीं है, तो वो करके आप फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में एग्जाम दो। और अगर मान लिया आपको लगता है कि नहीं जरूरत ही नहीं है, तो ये जो 4000 है ये आप एज ए इंश्योरेंस आपका खर्च होगा, हाँ, ये सही तो बात। गया पैसा, फिर आप मत दो। हम ये यही चाहते है। हैं कि इंश्योरेंस कभी काम ना आए। हाँ बिल्कुल, लोग यही चाहते हैं कि इंश्योरेंस कभी काम ना आए, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल में होगा एग्जाम, तो ये चीज फिक्स है क्या? सीबीएसई तो जैसे कभी भी सर, नेक्स्ट ईयर सुन रहे हैं कि वो शायद फरवरी में उन्होंने कुछ डेट अनाउंस किया अगले साल के लिए। तो अब नेक्स्ट ईयर का प्रेडिक्ट ना करें, हम तो हाँ। इस ईयर से बात करते हैं, हम तो पुराने डेटा से समझते हैं। ठीक है, इस बार जो सीबीएसई एग्जाम था वो शायद जून तक चला था सर, बिल्कुल, लेकिन हमारा रिजल्ट ही 14 जून तक आ गया था। ओके, मतलब हमने एग्जाम ऑन टाइम मार्च एंड से स्टार्ट करके अप्रैल में कंप्लीट कर दिया, और ऑन 14 जून आपके पास रिजल्ट था। अब अगर 14 जून तक रिजल्ट था तो आपके पास सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम मिला, आपको इंप्रूवमेंट के लिए बहुत टाइम मिला। ठीक। लेकिन अगर डिले होता है जैसे सीबीएसई में हुआ, जैसे अब आपके पास कोई चांस ही नहीं है, इतना लेट रिजल्ट आया, हाँ हाँ, तो बिल्कुल ऑन टाइम टिल 30th अप्रैल आपके सारे एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे। टिल 30 अप्रैल। अच्छा, तो एनआईओएस का मतलब जो डेट शीट है वो लगभग कब तक आती है? क्योंकि बच्चों के लिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अप्रैल के आसपास हो सकता है मेंस का सेकंड अटेम्प्ट हो, तो उसके साथ क्लैश है नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? पहले तो मैं बता दूं कि जितनी भी ये एग्जाम्स होते हैं ये एनटीए कराते हैं, आप जानती हैं। ठीक है, तो एक ही बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी एक फॉर्म है एनटीए है, एक एनआईओएस है, एक सीबीएसई है, ये अलग अलग फॉर्म्स है। ओके, तो सबकी एप्लीकेशन जाती है, हम्म, तो वो कभी भी क्लैश नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, वो डेट्स मैच करते हैं कि किसी इस बोर्ड के एग्जाम पर क्या कोई और डेट एग्जाम कॉम्पिटिशन का नहीं आ रहा, तो कभी भी आप देखेंगे सीबीएसई की और जेई मेंस का एग्जाम एक दिन नहीं होगा। ओके, रीजनली कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तो उसके पास सारी डेट्स रहती है कि ये डेट क्लैश ना कर जाए। ठीक है, ठीक है। और जो जैसे एग्जाम कराने का जो ड्यूरेशन होता है वो सीबीएसई की तरह लगभग 1 महीने के अंदर का सारा? हाँ, 1 महीने के, 1 महीने के अंदर, मतलब मार्च एंड से स्टार्ट होके अप्रैल एंड तक ओवर हो जाता है ये। ठीक है। चलिए, ये इस पे डिटेल डिस्कशन हो चुका है। इज देयर एनी नेगेटिव? ये भी
हमने ले लिया है। ऑन डिमांड एनआईओएस क्या है? ऑन डिमांड ये सुनते हैं हम। सर पहले ऑन डिमांड NIOS मेजरली कौन लोग देते हैं? हम्म, जैसे अभी CBSE का रिजल्ट आया और हमने देखा 92% के अराउंड रहा है, हाँ जी, तो 8% स्टूडेंट्स फेल हो गए, ठीक है। मतलब उनका ये साल खराब हो रहा है, हम्म, जिनका कंपार्टमेंट भी नहीं आया, मतलब एक से ज़्यादा में फेल है वो। हम्म, हम्म, अब उनके लिए अगर वो CBSE बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में है तो उनको रिपीट ही करना पड़ेगा और कोई उसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है। लेकिन NIOS ये कहता है कि हम एक एग्जाम कराते हैं विच इज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मीन्स इसमें डेट भी आप सेलेक्ट करेंगे एग्जाम कब देना है। अच्छा, आप चाहें तो अगस्त में दे सकते हैं, आप चाहें तो सितंबर में दे सकते हैं। ये पूरे साल में 8 बार होता है। ठीक है। बट वो अगस्त, फिक्स्ड डेट पे होता होगा। हाँ, ठीक उसमें है। आपको एक पोर्टल खुलता है, जैसे आप टिकट कराते हैं तत्काल का, हाँ जी, तो आपको एक पोर्टल मिलता है कि ठीक है। इतनी वेटिंग है, इतना ये है। ठीक है। इसमें भी आपको एक पोर्टल मिलता है, ओके। उसमें सारी डेट्स होती हैं। ठीक जैसे है। 3 अगस्त को 5 सीट्स अवेलेबल, अच्छा, अच्छा, अच्छा। 6 अगस्त को 10 सीट्स अवेलेबल, मैक्सिमम 50 सीट्स आपको एक सेंटर में मिलती है और हर स्टेट में इसका सेंटर है। तो अगस्त में एक डेट पर आपको 50 सीट्स मिलेगी। ठीक है। क्योंकि अभी रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं, तो डेट्स बहुत लिमिटेड बची है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं NIOS की वेबसाइट पे, सीट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है, उसमें आप मंथ सेलेक्ट करें, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, आपको जो भी मंथ सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से डेट शो कर जाएगा। तो विच इज ऑन डिमांड, मतलब आपकी डिमांड पर। नहीं तो वो जो सीट होगा वो पैन इंडिया होगा या एक पर्टिकुलर सेंटर पे? पर्टिकुलर आप अपनी सिटी सेलेक्ट करें, अच्छा, फिर पर्टिकुलर उसमें सेंटर सेलेक्ट करें, अच्छा। उस पर आपको सीट चलेगा। तो अगर मान लिया किसी जगह आपको मिला, भरा हुआ मिल जाए, तो आप सेंटर चेंज करो तो मिल सकता है मिल सकता ऑप्शन? है। जैसे आप मान अच्छा, लीजिए राजस्थान पूरा भरा हुआ है हाँ जी, और राजस्थान के पास का कोई स्टेट देख लें, गुजरात है। देख लें, MP देख लें, पूरे इंडिया में हर स्टेट में आपको ये स्कीम मिल जाएगी। अच्छा, तो ये किसके लिए है, जो कंपार्टमेंट जिनका है? जो कंपार्टमेंट है या फेल है वो सब बच्चे ऑन डिमांड अच्छा, अच्छा, मतलब अगर बच्चा मान लिया 3 सब्जेक्ट में फेल है तो वो दे सकता दे है? सकता है, बिल्कुल। अच्छा, और इसमें ये भी है, जैसे थोड़ा अगर आप इसमें एक टाइम और ले लें, जैसे किसी कोई स्टूडेंट है जो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दिए, ठीक है। वो केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल हो गया, हम्म, तो जो CBSE के इंग्लिश और फिजिक्स है वो एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड ले लेंगे इसमें। अच्छा, मतलब जिसमें आप पहले पास हैं वो एज इट इज आप उसको ले लेंगे, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ओके। और फिर आपको रेस्ट 3 सब्जेक्ट देने हैं और आपको NIOS अपनी फाइनल मार्कशीट देगा, उसको आप कहीं भी यूज। पांचों सब्जेक्ट के? हाँ, तो जैसा आपने इंप्रूवमेंट में बोला था कि अगर इंप्रूवमेंट मान लिया 2 सब्जेक्ट में देता है कोई बच्चा, तो उसके पास केवल उन 2 का आएगा। हाँ। तो अगर मान लिया बच्चा पास हो गया है हम्म। तो उसको दोनों मार्कशीट कैरी करना पड़ेगा। बट अगर फेल हो गया तो है एक ही मार्कशीट तो मिलेगी। फिर एनआईओएस वाले दे देंगे। जो जो CBSE की ओरिजिनल मार्कशीट है वो आप NIOS को जमा कराएंगे, अच्छा, तभी हम उसको ट्रांसफर क्रेडिट लेंगे। अच्छा, अच्छा, तो ओरिजिनल मार्कशीट इसमें हम लेंगे उसकी। ठीक है। तो मतलब जो बच्चा फेल हो गया उसके पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है ऑन डिमांड। अच्छा, ये जो ऑन डिमांड है ये इम्प्रूवमेंट के लिए होता है क्या? होता है, वही सेम है आपके लिए कि मैक्सिमम यू कैन ऑप्ट फॉर 4 सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट। और अब अभी जैसे कोई बच्चा मान लिया अगले साल के लिए चिंता मुक्त होना चाहे और 2 सब्जेक्ट में वो देना चाहे तो अभी दे सकता है ऑन डिमांड? हाँ, दे सकते हैं। केवल इंप्रूवमेंट? हाँ, बट उस वाले केस में उसको दोनों दोनों मार्कशीट मार्कशीट बिल्कुल कैरी करना पड़ेगा, बस ये 100%। इसका नेगेटिव। 100%। ठीक है, मेरे ख्याल और से। वो 2 मार्कशीट वाला भी जुडिशियल है, हाँ, कि 2 बार बार हम मार्कशीट। कंफर्म कर लेंगे अगर ठीक हाँ, रहेगा। हाँ, 2 मार्कशीट वैलिड है या नहीं है वो जुडिशियल है। तो इसका एक सोल्यूशन तो मेरे दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि कोई बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम रहेंगे किसी भी रीजन से, और अगर वो चाहता है कि बहुत श्योर होना, तो वो अभी मान लिया उसने इंप्रूवमेंट दे दिया एग्जाम, उसका मार्क्स आ गया, और वो फिर चाहे तो अगले साल सोच सकता है कि दोबारा एग्जाम दे ले, या फिर हो अच्छा, सकता है ये जरूरत ही नहीं पॉइंट पड़े। ये भी है कि जो आपका इंप्रूवमेंट का रिजल्ट है वो 15 सितंबर से पहले आ जाएगा। अच्छा, 15 अक्टूबर से पहले? 15 अक्टूबर से पहले आ जाएगा। ओके, 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 ठीक है। सीबीएसई में वैसे कब आता है इंप्रूवमेंट का रिजल्ट? नहीं, मैं CBSE का बता रहा हूँ कि CBSE का जो कंपार्टमेंट रिजल्ट है 15 सितंबर से पहले आ जाएगा। अच्छा। तो आपको लगता है भी मेरे कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट नंबर कम है, तो हम्म, भी है, तब भी आपके पास टाइम मिलेगा NIOS रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, ठीक। कैन आई गिव एनआईओएस ट्वाइस? यस, 100%। अगर आपको लगता है कि मेरे पब्लिक एग्जाम में या ऑन डिमांड एग्जाम में नंबर कम है, तो आप उसको उस सब्जेक्ट को वापस बहुत ही कम टाइम में रिपीट कर सकते हैं। जैसे अभी CBSE में बहुत टाइम लग गया, हमारे ऑन डिमांड स्कीम में जाकर आप उसी मंथ एग्जाम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये तो सिमिलर क्वेश्चन है सिमिलर बिल्कुल। क्वेश्चन है। 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया ऑफ एनआईओएस, ये भी हमने दिखा दिया है जोसा में आप बता चुके हैं। कि ये एनसी सॉरी सीबीएसई से तो काफी कम है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है जो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। क्राइटेरिया ये भी हमारे लिए क्वेश्चन है।
फ्रॉम वेयर आई कैन इनरोल रजिस्टर इन NIOS। थोड़ा सा इस पे प्रकाश और डाल दीजिए कि बच्चा NIOS में मतलब किसी वेबसाइट पे जाए, किसी स्कूल में जाए, कहाँ से रजिस्टर करा सकता है? NIOS की आप वेबसाइट रजिस्टर करा सकते हैं hdmis.nios.ac.in। ठीक है। अगर आप मान लीजिए, जैसे हम अभी राजस्थान में बात कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए बंगाल में हैं, हाँ जी। अब आप यहाँ फिजिकली नहीं आ सकते, हम्म, तो हर स्टेट में, हर सिटी में हमने एक रीजनल सेंटर्स बना रखे हैं। ठीक आप है। वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर कर उनसे ऑनलाइन का प्रोसीजर समझकर आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे परफेक्ट गाइडेंस चाहिए और कैसे एनरोल करना है ये सब जानना चाहते हैं, ठीक तो है। आप किसी एक एक्सपर्ट का भी रुख कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब अगर बच्चा बिल्कुल सेल्फ देना चाहे तो सारा कुछ वो अपने आप सेलेक्ट कर हाँ सकता है बिल्कुल, वेबसाइट पे 100%, जाके। 100%। और बाकी अगर वो ये चाहता है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जहां से मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मिल हाँ जाए, तो आप भी इसमें हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बिल्कुल कर सकते तो आपका जो भी कांटेक्ट नंबर है वो हम इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जिस बच्चे को अगर मान लिया दिक्कत आ रही है कुछ भी भरने में, वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप पैन इंडिया कहीं पे भी करा सकते हैं, जैसे बच्चा त्रिपुरा में बैठा हैं। हुआ है मान त्रिपुरा लिया। का बच्चे का एग्जाम त्रिपुरा में होगा, हैदराबाद के बच्चे का हैदराबाद में होगा, अच्छा। जयपुर के जयपुर में होगा, दिल्ली में, कितनी भी छोटी सिटी हो, कितनी भी छोटी डिस्ट्रिक्ट हो, उसके 25 किलोमीटर के रेडियस में ही आपका एग्जाम होगा। अच्छा, तो वैसे तो आप राजस्थान बेस्ड हैं, हम्म। बट अगर कोई बच्चा मान लिया उड़ीसा में कहीं किसी भी शहर में बैठा हुआ है, तो आपके वहाँ उसके एरिया के आसपास कांटेक्ट हैं कि हमारे पास पूरा एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा। हम वहाँ पर रजिस्टर करेंगे, उसके पास बच्चे का डिटेल आ जाएगी कि आपका ये सेंटर है, आपका एग्जाम यहाँ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो उसके 25 किलोमीटर रेडियस में ही होगा। अच्छा, मतलब 25 किलोमीटर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। कैन आई चेंज बोर्ड फॉर 12th रिपीट? इसका मतलब ये है कि जैसे अभी किसी ने CBSE बोर्ड से एग्जाम दिया, पास हो गया, 70% मार्क्स आया, क्या वो वापस अगले साल CBSE से दे सकता है एग्जाम 12th की? सीबीएसई से दे सकता है, बट जस्ट एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। अच्छा, मतलब वो रेगुलर नहीं दे सकता, CBSE से प्राइवेट कैंडिडेट बन के दे सकता है नेक्स्ट सारे एग्जाम। अच्छा, अगर वो मान लिया बोर्ड चेंज करना चाहे कि CBSE से उसने दिया 70% आया, खुश नहीं है, अब वो राजस्थान बोर्ड से देना चाहता है दोबारा 12th। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीबीएसई जैसा आप जानते हैं 10+2 है, तो हाँ 11th जी। और 12th दोनों आपको कंसिडर करना पड़ता है। अच्छा। वैसे ही राजस्थान बोर्ड में है, अब 11th और 12th दोनों कंसिडर करना पड़ता है। अब आपने राजस्थान बोर्ड से 11th तो किया नहीं है, अच्छा। तो किस बेसिस पे आपको 11th कंसिडर करेंगे? हाँ, तो तो वो ये राजस्थान बोर्ड में वो 11th वाला पोर्शन मिसिंग होगा, तो हाँ, उसको फिल करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो वापस आपको 11th से ही करना पड़ेगा। ठीक है। बट अगर वो 11th से करेगा तो बेसिकली जेई में किसी काम का बचेगा नहीं, उसका गैप आगे निकल जाएगा। NIOS से अगर वो करना चाहे पूरा, बिल्कुल वो कर तो सकता हम है, डिस्कशन कर ही बिल्कुल चुके हैं कर कि सकता है। वहां से वो कर सकता है। अच्छा, इसके साथ आप एक बार NIOS में ये थोड़ा सा और डिस्कशन कर दीजिए कि बच्चे को एग्जाम कैसे देना होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी कि फिजिक्स में CBSE में बच्चा देता है तो 30% मार्क्स उसके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के है, होते हैं, 70 से। 70% थ्योरी के होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है? अब इसमें दो तरह के एग्जाम लेते हैं हम। हाँ जी। वन इज पब्लिक एग्जाम, अनदर वन इज ऑन डिमांड एग्जाम। ठीक है। पब्लिक एग्जाम में हम एक फैसिलिटी देते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल मार्क्स या फिर ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। जो एग्जाम हम अप्रैल में लेने वाले हैं, ओके। मतलब सिंपली कर देता हूँ, जो एग्जाम हम नेक्स्ट ईयर अप्रैल में लेंगे, ठीक है। उसमें हम इंटरनल मार्क्स भी देते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स आपने ले लिया है, ठीक तो है। सीबीएसई में आपने कहा 30 मार्क्स इज प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स इज थ्योरी, इट्स सिंपल। बिल्कुल। लेकिन NIOS में यू हैव इंटरनल मार्क्स टू, सो यू हैव 3 चांसेस, इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। ठीक है। आउट ऑफ 100, 20 मार्क्स इज प्रैक्टिकल, ठीक है। सो 80 इज लेफ्ट फॉर थ्योरी। बिल्कुल। लेकिन इस 80 का 20% इज इंटरनल, so 20% of 80 is 16. 60। So 16 marks are your internal marks. For example, if I scored 60 out of 80 in my theory exam, then 80% of that will be considered. ओके। Which is around 64 में से आपका कुछ 56 या समथिंग आपका काउंट होगा। ठीक है। प्लस में आपके ऐड कर देंगे 16 मार्क्स ऑफ इंटरनल। हाँ, उसमें 16 मार्क्स में से जितना भी उसको मिलता है। हाँ, वो उसको ऐड हो ठीक है। जाएंगे। तो ठीक। बहुत टाइम ऐसे ही होता है कि इंटरनल मार्क्स आपके अच्छे होते हैं, हाँ। तो जो आपके स्कोर्ड मार्क्स हैं थ्योरी में, हाँ। उससे ज्यादा आप क्रॉस कर देते हैं। तो इसमें 3 मार्क्स हैं, वन इज इंटरनल, सेकंड वन इज प्रैक्टिकल एंड थर्ड इज थ्योरी। हाँ। लेकिन इंटरनल मार्क्स थ्योरी में से ही निकल के आपको जो ऐड होंगे तभी डिफरेंट होंगे आपको। हाँ, मतलब अब मैं इसको सिंप्लीफाइड जहां तक मेरे को समझ में आया कि एक तो 20% मार्क्स हो गए, या 100 में से बात करें तो 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के लिए अलॉट हो गए। हाँ। वो तो एक तरफ हो गया। दूसरा 16 मार्क्स अलॉट हो गए आपके इंटरनल के हाँ, लिए, बिल्कुल। उसमें से आप जितने भी मार्क्स लाना चाहें। तो ये 20 + 16 कितना हो गया? 36। तो 36 तो इज समथिंग लाइक जो आपके स्कूल के हाथ में होगा। हाँ, मतलब
आप हम सब जानते हैं हाँ, कि प्रैक्टिकल में लोग ज्यादा स्कोर करते हैं, आपको 30 हाँ में 30 लाते हैं, थ्योरी में थोड़ा नीचे जाते हैं, हाँ तो वो 30 मार्क्स यहाँ पे बढ़ के बिल्कुल 36 हो गया, मतलब 100%। वी कैन से के 6 मार्क्स का और एक्स्ट्रा लेवरेज मिल गया यहाँ पे। अब जो थ्योरी होगा वो कहने के लिए तो 80 मार्क्स का होगा, बट उस 80 की वेटेज जो बची वो 36 हटा के बची, राइट? प्लस स्कोरिंग आपको जो पासिंग है वो 26 ही रह जाता है। अच्छा, हाँ हाँ 33 की जगह वो जो 6 मार्क का फर्क है हाँ वो हाँ, यहाँ आ जाता है अच्छा अच्छा, पासिंग में। ये आप जानते हैं मैथमेटिक्स में है ठीक कि है डेसिमल का भी कितना फर्क पड़ता है, तो 6 मार्क्स इज ह्यूज नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब वो 80 में से जितना भी स्कोर करेगा उसका 80% वहां से काउंट होगा, और 36 में से जितना स्कोर आएगा वो यहाँ से काउंट होगा, दोनों मिलके उसका टोटल परसेंट आएगा। और टोटल अगर आप एनआई उसमें तो हाँ 70 तक पहुंचना भी नहीं है, हाँ, मतलब वो 65-70 तक ही पहुंचना है। तो बिल्कुल 36 बिल्कुल, पे आप हैं तो बहुत कम आपको लेके जाना है। ठीक है। मतलब एनआईओएस में 20 परसेंटाइल वाला जो चीज है वो वैसे भी थोड़ा 75 से नीचे आ गया, हम्म प्लस इसमें हाँ स्कूल के हाथ में 6 मार्क्स और ज्यादा हो गए, तो मतलब वो दोनों तरफ से ऐसे चल गया, तो गैप कम हो गया, हाँ तो सफलता के चांस थोड़े बढ़ गए। हाँ। तो ये तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट में, पीसीएम में ये चीज वैलिड है, इंग्लिश में? इंग्लिश में जैसे 100 मार्क्स का ही थ्योरी होता है, बिल्कुल, तो 20 मार्क्स इज इंटरनल, 80 मार्क्स का अच्छा, थ्योरी। 20 मार्क्स इज इंटरनल, मतलब उसके अंदर भी 20 मार्क्स? हाँ 20% ऑफ योर थ्योरी मार्क्स अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफ वो एनी है, सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, जैसे बच्चे ने मान लिया इनरोल करा लिया एनआईयूएस के लिए, कहीं पे भी, जैसे बिहार में कोई हाँ बच्चा है, तो प्रैक्टिकल कहाँ देगा? बिहार में उसके प्रैक्टिकल बिहार में ही होंगे, उसी स्कूल में कहीं आसपास? बिल्कुल आपको उसका सेंटर में, उसको अलॉटेड सेंटर मिलेगा, वहाँ इसका एग्जाम होंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आती है, आपने बिहार में एनरोल करा ली है, ठीक है, फिर मुझे लगता है नहीं मुझे तो जयपुर जाके तैयारी करनी है, अच्छा, ठीक है एनरोल मैंने बिहार में करा लिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी एग्जाम फीस भरने से पहले आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं अच्छा, कि नाउ माई कोरस्पोंडेंस एड्रेस इज इन जयपुर, सो आई ठीक विल है, सिट फॉर एग्जाम्स इन जयपुर ओनली। अच्छा तो अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, ओके ओके और ओके, ये बट सेंटर वो सभी जगह है। एग्जामिनेशन फीस भरने से पहले, हाँ 30 नवंबर से पहले? हाँ हाँ, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे ने अभी मान लिया एनआईयूएस में किसी भी रीजन से एडमिशन लिया, और जब जेई की डेट आया, फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट आया, तो उसको ये डिसाइड करने में इजी पड़ेगा कि अगर वो मान लिया जयपुर में तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है उसे लगे कि यार ये एग्जाम तो मैं घर जाके दूंगा, तो फिर वो उस टाइम पे हाँ, सेंटर चेंज या फिर करने मैं के घर लिए, नहीं जा पा रहा हूँ तो वो हाँ, याद है। तो यहाँ पे दे दे, ठीक है, ये उसके लिए थोड़ी फैसिलिटी होगी। ठीक है, तो हमारे पास तो इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू आपने इनवाइट किया। मैं सभी बच्चों को एक बार हाँ ऑल जी, द बेस्ट कहना चाहता हूँ, आप अपने जेई मेंस में बोर्ड्स में करियर में बहुत अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। तो जितने भी बच्चों की क्वेरीज हमने किया था कलेक्ट, तो उनको हमने लेने का कोशिश किया, ताकि बच्चे थोड़े से बहुत परेशान दिख रहे थे जब से भी सीबीएसई का रिजल्ट आया है, तब से बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान दिख रहे थे। ओके सर, चलें। मतलब वो इस तरह के डिप्रेशन में भी बच्चे जा रहे थे, थैंक यू कोई वेरी बच्चा मच। बोल रहा था कि मैंने प्रिपरेशन 6 महीने शायद पहले चालू कर दी थी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो मैं इसमें पर्टिकुलरली ये बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एज इट इज तैयारी करते रहें, ये इतना बड़ा इशू नहीं सरकार है, देयर आर मेनी इफ माइक एंड माइक बट, कि पहली बार तो पता नहीं अगले मैं साल देखो यार लाइट कौन 75% चल रही होगा या है, नहीं होगा, अगर होगा भी तो फिर 2022 वालों के लिए होगा या नहीं होगा, फिर अगर होगा भी तो उसके भी हमने कुछ कुछ रास्ते बताए हैं कि आप इम्प्रूवमेंट में कैसे दे सकते हो, और टोटल एग्जाम कैसे दे सकते हो, एनआईओएस की हेल्प कैसे ले सकते हो, और स्कूल से अगर सीबीएसई से देना चाहो तो वो कैसे दे सकते हो। अभी इसमें मैं देख लेता हूँ अगर कुछ क्वेश्चंस हैं। सर प्लीज टेल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जेई 2023। अब देखो सीबीएसई ने शायद फेब के आसपास का डेट दिया है, तो अब इसमें कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा डाइसी सी बात हो गई। अगर हम पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखें, तो उस हिसाब से तो अगर अप्रैल में भी फर्स्ट अटेम्प्ट कराते हैं तो ये इतना ही बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट जून में हुआ था। और अगर हम प्री कोविड एरिया देखें, प्री कोविड एरा देखें, तो उसमें तो एक बार जनवरी के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर ये एनटीए वाले उसको फॉलो करते हैं, तो फरवरी काफ़ी दूर है, उससे पहले भी एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हम जो अपनी प्रिपरेशन है वो ये मानते हुए करें कि जैन के लास्ट में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद अगर एग्ज़ाम पीछे जाता है तो अच्छी बात है। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे ये मानते हुए कैसे करेंगे जैन के लास्ट में होगा, तो आई विल से कि अपना थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लें, ठीक है, प्रैक्टिस भले थोड़ा सा कम कर लें, 3 एक्सरसाइज हैं तो एक ही एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लिया एग्जाम पीछे जाता है, ठीक है, मान लिया अप्रैल में जाता है, तो यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस, तो उस टाइम पे खूब प्रैक्टिस करो।
अगर मान लिया तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट नहीं है और जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, और मान लिया हमारा जनवरी के लास्ट तक 60% ही थ्योरी हो रहा है, 70% ही थ्योरी हो रहा है, बाई चांस उसी टाइम एग्जाम हो जाए, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनाएं, और 2-3 महीने बाद तो शायद पता लग भी जाएगा कि हमें कब होगा एग्जाम, जब जेई का नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके बाद हम स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं। Sir, will 2021 class 12 pass out student get a chance in JEE Advanced 2023? This is unfair. दयाशंकर, ये बेसिकली अगेन डिपेंड्स अपॉन एनटीए की वो क्या करता है। अगर तुम मेरे से फ्रैंकली पूछोगे तो मेरे को लगता है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो इस बार भी दिया है वो बहुत रो रो के और ऐसे दिया है जैसे कोई एहसान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर तो मेरे को चांस बहुत कम लगता है। आशीष ने पूछा 6 सब्जेक्ट में से टॉप 5 में 75% होना चाहिए या फिर पीसीएम प्लस 2 अदर्स। देखो, ये पीसीएम प्लस 2 अदर्स है। इसमें मतलब अगर हम आईआईटी जेई की बात करें तो उसमें पीसीएम तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही 75% कैलकुलेट होगा उसमें। सेकेंड ईयर ड्रॉप का क्या इफेक्ट होगा? सेकेंड ईयर ड्रॉप के लिए हमने एक वीडियो बनाया था पहले, 6-7 महीने पहले बनाया होगा, तो हमारे चैनल के पेज पे जाओ, मेन पेज पे जाओ, और वहाँ पे सर्च में जाके सेकेंड ड्रॉप टाइप करो, तो वो वीडियो सामने आ जाएगा, उसको देखो। उसमें उन्होंने दोनों पर्सपेक्टिव रखा है कि मिथ्स क्या हैं, एग्जैक्टली क्या है, क्या चीज़ चैलेंजेस तुम फेस कर सकते हो। तो अगर हमें पहले से ही थोड़ा सा पता है तो यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू डील विद इट। और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। 75% तो सेकंड ड्रॉपर के लिए कुछ कह नहीं सकते, मतलब अब ये अगेन टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। मोस्ट वाली नहीं होना चाहिए। अनुज चावड़ा ने बोला सर प्रीवीन स्टार में हूँ और बहुत सारा बैकलॉग है। तो देखो, एक तो अभी भी ऐसा टाइम है कि हम सुधर सकते हैं, मतलब अभी भी टाइम है। तुमने जैसे प्रीवीन स्टार से स्टार्ट किया है, काफ़ी पहले से स्टार्ट किया है, तो ये तुम्हारे पास अभी एडवांटेज है कि तुम अभी भी गलतियां करके सुधर सकते हो। बट अब इसके आगे भी अगर तुम बैकलॉग कैरी करोगे तो फिर तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो खतरे में पड़ जाएगा। आई विल से अगर अभी तक बैकलॉग है तो आगे से एक तो ये कोशिश करो कि अब बैकलॉग ना हो। अगर वो मान लिया 15 दिन का बैकलॉग है तो दैट इज मैनेजेबल विद करंट बैच। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा बैकलॉग है तो तुम अगले बैच में शिफ्ट भी कर सकते हो। और एक हमने ऑन ट्रैक बैच दिया है सभी बच्चों को, ये ठीक है। ऑन ट्रैक बैच का मतलब क्या है? ये बेसिकली इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, स्पेशली कस्टमाइज करके बनाया गया है कि अगर किसी बच्चे ने मान लिया उसका एक पिछला पुराना एक चैप्टर क्वाड्रेटिक है, मान लिया उसका किसी भी रीजन से वो क्वाड्रेटिक बिल्कुल साफ हो गया। अब उसको क्या होगा कि जो आगे के चैप्टर चल रहे होंगे उसको हर जगह क्वाड्रेटिक में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो अब वो क्या करेगा, अगर वो पुराना क्वाड्रेटिक पढ़े तो उसे लगता है यार बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए हमने उसमें इस तरह के लेक्चर्स डाले हैं कि उसमें फास्ट लेन भी है, ये ठीक है, C3 वाला कोर्स भी है। तो जो बच्चे हमारे यहाँ इनरोल हैं प्रवीण में, उनके पास ये सुविधा है कि वो अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो उनको बेस्ट सूटेड चैप्टर जहाँ से तैयार कर सकते हैं वो वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ताकि उनका जो प्रिपरेशन है वो ऑन ट्रैक रहे। इसीलिए बैच का नाम भी हमने ऑन ट्रैक रखा है। तो तुम्हें उसका एक्सेस हमने दे रखा है वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री अपने सभी बच्चों को, तो उसका जरूर फायदा उठाएं। और आगे जरूर ये कसम खाएं कि इस बार एक बार जब ये बैकलॉग कवर हो जाएगा तो इस बार बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेरणा में सर, आई एम एमपी बोर्ड स्टूडेंट, सो कैन आई टेक एडमिशन इन सीबीएसई इन क्लास 11th विच इज़ बेटर फॉर मी? अगर देखो एमपी बोर्ड और सीबीएसई में ऐसा कोई खास डिफरेंस तो होगा नहीं शायद कंटेंट वाइज। बाकी तुम एक बार ये जरूर कंसीडर कर सकते हो कि 20 परसेंटाइल जो था वो एमपी बोर्ड में कहाँ पे, सीबीएसई बोर्ड में कहाँ पे। सीबीएसई में शिफ्ट हो गए तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर अलाइन रहेंगी। मेरे को पता नहीं एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है या नहीं चलती है। वैसे तो अब लगभग सारी बोर्ड्स में सेम बुक ही चलती है, तो शिफ्ट होने में कोई नुकसान नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर मान लिया एमपी बोर्ड का 20 परसेंटाइल बहुत नीचे है तो वो एक थोड़ा सा फायदा हो सकता है।
75% इन PCM और इन ओवरऑल, ये ओवरऑल होता है टोटल, मतलब PCM से कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में अगर मानिए 40 मार्क्स है तो भी चलेगा, बस टोटल जो है वो 75% से ऊपर होना चाहिए। अनुराग, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि इस बार 75% का परसेंटाइल का कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं इन्फोर्स किया है। तो जिसके परसेंट नहीं है उसका अगर मान लें जेई में रैंक आता है अप्रोप्रिएट, तो ही कैन टेक एडमिशन। जेई मेन 23 का एक्सपेक्टेड डेट के बारे में मैंने बोल दिया है कि जनवरी के लास्ट में हो सकता है, और बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। कैन वी प्रोडिक्ट टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ यूपी बोर्ड? वो हमने अभी दिखाया था कि यूपी बोर्ड कहाँ गया, ये है यूपी बोर्ड 355 था, ठीक है, 355, फिर यहाँ 338, 334, तो 355 का मतलब क्या है, 71%, तो ये 75 से तो नीचे आ गया। तो, ये मतलब 17, 18, 19 का है, 20, 21 में तो यूज़ ही नहीं हुआ। तो यूपी बोर्ड वाले रिलेटिवली 75 के नीचे ही हो जाएगा काम उनका। आरबीएसई बोर्ड का देखो, तुम नेट पे सर्च कर लो, ये मिल जाएगा सब, इसमें कहीं आरबीएसई बोर्ड भी होगा, राजस्थान वाला भी होगा, उससे भी आइडिया लग जाएगा। अब इसमें मैं तुम्हारे सामने ढूंढूंगा तो टाइम लगेगा, मतलब ढूंढ लो इसमें अपने आप। हाँ, शुभम, ये जो 20 परसेंटाइल वाला है कैटेगरी वाइज, ये सब इसके अंदर है। तुम तो सीधा सा नेट पे जाके ये सर्च करो 20 परसेंटाइल इन जेई मेंस फॉर डिफरेंट बोर्ड्स, सारा कुछ आ जाएगा, कैटेगरी वाइज भी आ जाएगा एंड बोर्ड वाइज भी आ जाएगा। एनआईओएस का रजिस्ट्रेशन कब करें? 2023 में एग्ज़ाम देंगे तो। रॉक, इसका रजिस्ट्रेशन जैसे अभी हमारी सर से बात हुई थी, अभी भी करा सकते हो, और विद लेट फीस 15 सितंबर तक करा सकते हैं। 700 एक्स्ट्रा फीस है, तो जब तक तुम डिसाइड कर सकते हो आराम से। एनी बैच फॉर ड्रॉपर्स, हाँ, जो ड्रॉपर्स का नेक्स्ट बैच है हम वो 4 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। नमन गुप्ता ने बोला क्या सेकंड ड्रॉप ले सकते हैं? इसके बारे में मैंने आंसर दे दिया था कि हमने एक लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, 6-7 महीने पहले ही बनाया था, कि सेकंड ड्रॉप लेने के से पहले वो वीडियो जरूर देखें एक बार, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। हमारे चैनल पे वो वीडियो सर्च करो, कंटेंट में मिल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑल हैज़ बीन टेकन, और अगर किसी बच्चे के अभी भी कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन हमें ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी दिक्कत है, तो हम उसके ऊपर वापस एक वीडियो बना देंगे या लाइव सेशन ले लेंगे। अभी के लिए तो आई विल से कि जाओ भाई, पढ़ाई करो अपने आप, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन ना लें, जिन बच्चों का मार्क्स भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, टेंशन बिल्कुल ना लें, टेंशन लेने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। चीज़ें पहली बार तो इतनी दिक्कत वाली नहीं है। अगर कुछ बच्चे जैसे स्पेशली वो डर रहे थे जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, उनका 75 नहीं आया, 2-3 बच्चों ने मेरे को ये बोला कि उनको 74 पॉइंट समथिंग आया। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सारे वेज हैं जैसा हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। तो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। अब जाके फुल फ्लेज्ड पढ़ाई करो। किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो नीचे, और अगर कोई कॉमन डाउट निकल के आएगा तो उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।